नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो करीब-करीब 3 साढ़े 3 महीने में आसिम मुनीर तीसरी बार व्हाइट हाउस और इस बार अपने कठपुतली प्रधानमंत्री को भी साथ में लेके गए। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन इससे पहले आधा घंटा बेइज्जती भी सहन करनी पड़ी, क्योंकि जो टाइम तय हुआ था उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस को संबोधित कर रहे थे और प्रेस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि 2 ग्रेट लीडर व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। ग्रेट लीडर, और हो सकता है पहुंच भी गए हों, हो सकता है बगल वाले कमरे में बैठे भी हों। तो उसके बाद खैर वो बगल वाले कमरे से उनको बुलाया गया। 1 घंटा 20 मिनट यानी 2 घंटे बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई होगी? जरा इसी पर चर्चा करते हैं। और कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं, कुछ बयानबाजियां भी हैं। शहबाज शरीफ का यूएन में भाषण भी है, पूरा ड्रामेटिक। हमारे फला पायलट ने उड़ान भरी और भारत के 7 जेट जो है वो कबाड़ कर दिए। तो भैया फिर घुटनों पर क्यों आ गए थे? गिड़गिड़ा क्यों रहे थे कि साहब माफ कर दो, युद्ध रोक दो? इतने अंतर्विरोध हैं, इतने झूठ हैं, इतने पाखंड हैं, नींद कैसे आती है इन लोगों को? और जो सेना प्रमुख युद्ध हारा हो, जिसने घुटने टेके हों, वो फील्ड मार्शल बना हुआ घूम रहा है और ग्रेट लीडर कहलाया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से। चलिए सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत साहब के साथ, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर। तो आदि जी, ये 1 घंटा 20 मिनट में क्या बातचीत हुई होगी दोनों के बीच में? क्या मजाक कर रहे हो सर? 1 घंटा में सर शहबाज शरीफ पहले तो वो करता रहा होगा 20 मिनट तक, उंगली उठा के कि ये वो आसिम मुनीर अपने जूते देख रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो उसने अपने जूते के अंदर हाइट बढ़ाने वाली जो चीजें हैं ना वो लगा रखी थी। सर ये तो लोग हैं। अब आप देख लीजिए, अब मैं क्या एनालिसिस करूं सर इसके ऊपर, आप मुझे बताइए। ये अनसीरियस लोग हैं सर, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहां पर बुलाया गया था इनको कुछ चीजें बताने के लिए कि भैया तुम्हारा अगला गेम क्या है। ईरान के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है सर, और इसके काफी ज्यादा हिंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि ईरान के अंदर कुछ गड़बड़ होगी। तो बेसिकली वो चीजों के ऊपर बात करने के लिए बुलाया सर। पिछली बारी भी यही चीजें बात करने के लिए बुलाया था, अभी भी वही चीजें बात करने के लिए इनको बुलाया है। दूसरा सर देखिए, ट्रंप का अपना एक इन्वेस्टमेंट है, अपना एक स्टेक है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उसने क्रिप्टो काउंसिल के अंदर जो पैसे वैसे जो बना रहा है, वो जहां पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अंदर जो भी चीजें होंगी वो ट्रंप के हाथ में जाएंगी। यार आपको ये जान के हैरानी होगी, कल ही पाकिस्तान ने वापस आके पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को रेगुलराइज किस तरह किया जाए और उसकी ट्रांजैक्शंस को किस तरह से ट्रैक किया जाए, उसका एक पूरा लॉ बनाया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रंप का जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है ना सर, उसको ये क्या बोलूं सर, उसको थोड़ा हवा देने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ने बुलाया, हो भाई कितने टाइम हो गया तुम लोगों को बुलाया था, मैंने ये चीज करी थी, तो मेरे बंदे भी आए थे तुम्हारे पास, वहां पर ही पूरे डील साइन करके गए हैं, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कर क्या रहे हो? तो इन्होंने बस वही गेम खेला है सर, वहां पर ही इसका कोई चक्कर है। दूसरा सर, 1.5 घंटे के अंदर देखिए, ये मीटिंग वन ऑन वन नहीं थी। इसके अंदर मार्को रूबियो भी था, इसके अंदर आई थिंक डिफेंस का भी बंदा था कोई, तो एक कनेक्शन तो है। तीसरा चीज सर, ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है, जिसके बारे में मेरा तो पर्टिकुलरली क्लियर ख्याल है कि न्यूक्लियर के बारे में बात हुई है, और काफी जो पाकिस्तान के जितने सोल्जर्स हैं वो जाके लड़ेंगे, उसके बारे में भी बात हुई है। तो ये जो बातें चल रही हैं सर, इसका पूरा गेम तो अमेरिका ही खेल रहा है सर। तीसरा चीज सर, अमेरिका का इस टाइम पे फोकस है इस रीजन के अंदर, क्योंकि उसको सेंट्रल एशिया जाना है। ठीक है, क्योंकि उसको देखिए सर, अगर आप 3-4
बड़े-बड़े डेवलपमेंट देखेंगे, सेंट्रल एशिया में बड़ी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर अमेरिका का फुटप्रिंट आना शुरू हो गया है। टर्की में तो फुटप्रिंट ऑलरेडी है, टर्की के एर्दोगान को बुला के कहता है कि साहब मैं तुमको F-35 दे दूँगा, मैं तुमको ये दे दूँगा, सब कुछ देने को तैयार हो गया वो। दूसरा सर, टर्की के थ्रू उसने अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो थोड़ा टाइम पहले झगड़ा रुकवाया था, वहाँ पर एक ट्रम्प इंटरनेशनल पीस कॉरिडोर बन चुका है, जो नीचे से रास्ता लेके जाएगा सेंट्रल एशिया की तरफ। तीसरा सर, सेंट्रल एशिया के अंदर ही कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ कज़ाकिस्तान ने $4 बिलियन के रेलवे के ट्रैक्स और लोकोमोटिव और बोगियाँ खरीदी हैं। उज़्बेकिस्तान ने करीब आई थिंक $3-4 बिलियन का वो भी डील है सर, उसके अंदर बोइंग के कुछ जहाज खरीदे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मतलब पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो एक फुटप्रिंट अमेरिका का ऑलरेडी वहाँ पर दिख रहा है। और देखिए सर, अगर आप 1990s में जाएँ तो आपको ये दिखेगा ये जो क्लिंटन से पहले बुश था, बुश सीनियर की जो कनेक्शंस थे सर अफगानिस्तान में और ओसामा बिन लादेन की फैमिली के साथ, बाय द वे, पूरा ऑयल का फैमिली के साथ उनके कनेक्शन थे। वहाँ पर उस टाइम पे सऊदी अरेबिया का एक एक इंटरेस्ट होता था कि अफगानिस्तान के अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए, तो अपनी तरह का वो एक जिहादी बिठाना चाहते थे वहाँ पर। तो सऊदी ने काफ़ी पैसे-वैसे खिलाए थे अफगानिस्तान के अंदर और वो पाकिस्तान के थ्रू गए थे, बीच में बहुत मारे इन लोगों ने पैसे। तो ये चक्कर क्या था सर, यहाँ पर ये लोग एक सुन्नी डोमिनेटेड एक जगह बनाना चाहते थे और अगर आपको याद होगा 79 में जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, तो ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक एक डर सा रहा कि भाई ये तो साला शिया आगे आ जाएँगे। अब आपको पता ही है सर, ये 1400 साल तो ठीक है, बट ये शिया सुन्नी तो मतलब हिंदू को तो छोड़ देगा, पहले आपस में मारेंगे एक दूसरे को, शिया सुन्नी अहमदी, आपको पता ही है वहाँ पर क्या होता है। तो बिल्कुल। ये गड़बड़ हुई थी, तो उसकी वजह से सर पाकिस्तान इस जगह में रोल में आया था, तो उस टाइम पे भी यूज़ किया गया था। एंड उस टाइम पे पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक रोल था, पाकिस्तान लेके जाता था अमेरिका को तालिबान से मिलाने के लिए, मुल्ला उमर और काफ़ी लोगों से मिले हैं। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने जो तालिबान 1 था ना सर, पुराना वाला, नॉट ये वाला, उसका एक सीनियर बंदा था, उसके मतलब उसका एक सीनियर तो नहीं, मतलब वो यंग सा था बट काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदा था। उसको ये अमेरिका भी लेके गए थे। वहाँ पर सीआईए से मिलवाया, ये सबसे मिलवाया, और ये कब की बात बता रहा हूँ सर, मार्च 2001 की। सितंबर में उसके बाद ढम 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 देख। तो सर ये ना, दे बीन इन्वॉल्व्ड विद अ लॉट ऑफ नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम सर। बहुत टाइम हो गया इनको ये उल्टे काम करते हुए अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो मैं आपको अभी कनेक्ट करके बताता हूँ जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक मैंने आपको जी, बोला जी। सेंट्रल एशिया का कनेक्ट है। सेंट्रल एशिया का कनेक्ट आता है सर, फिर से वही एक तापी तापी करके एक पाइपलाइन होती थी जो हेरात से निकल के पाकिस्तान में निकल के कराची की तरफ आती थी। आज उसी की बात चल रही है। उसी की वजह से बागराम एयरबेस की बात चल रही है। तो पाकिस्तान ये, अब सर पुराने ज़माने में पाकिस्तान को ट्रीट किया जाता था एज़ अ कंट्री-वंट्री, तो उसको फिर भी थोड़ा प्यार-प्यूर से रखते थे। आजकल कुछ नहीं, आजकल बुला के उनको बस बताया जाता है, भैया तुमको ये करना है। उसके चक्कर में इनको थोड़ा बहुत 10% 15% डिस्काउंट इधर-उधर मिल भी जाता है। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। जैसे आपने देखा ही है कि भई बकवास भी करने को मिलती है, फ़ोटो भी खिंच जाती है इनकी, ये सब हो जाता है। बट एंड ऑफ इट इज़ बेसिकली दैट सेम 1990s का गेम जो दोबारा हो रहा है सर। एग्ज़ैक्टली सेम गेम दोबारा कर रहे हैं ये लोग। एंड मेरे पास एक किताब है, मैं आपको भेजूँगा सर, पढ़िएगा उसको, आपकी आँखें खुल जाएँगी, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये। अ, ये पहले भी उन्होंने यही करा और एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ अभी दोबारा कर रहे हैं विद द सेम पीपल इन द सेम सेटअप। अब सर बार-बार एक ही तरह से एक ही चीज़ को करने करने वाले और जो सोचते हैं दोबारा-दोबारा अलग-अलग रिज़ल्ट आएगा, उनको क्या बोलते हैं सर, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये पागल हैं सर, और कुछ नहीं है। लास्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, देखिए अ, डोनाल्ड ट्रम्प के को ये बड़ा क्लियरली पता है कि भारत के अंदर इसके बारे में काफ़ी ऑब्जेक्शंस आती हैं। भारत में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि ये जाके क्या नाम है, इनसे इनसे मिले हैं। हमको बिल्कुल नहीं पसंद में आता ये। एंड इस टाइम पे सर भारत के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अभी कल जैसे उसने जेनेरिक
सॉरी फार्मास्यूटिकल्स पे सैंक्शन लगाया है, तो बहुत लोग बोलते हैं भाई जेनरिक ड्रग्स पे नहीं है, जेनरिक ड्रग्स पे नहीं है। देखिए सर, वो जेनरिक ड्रग्स पे अभी ना हो, बट उसको लगाने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल। लगा देगा। तो एक आपके ऊपर एक सस्टेन्ड अटैक है इस टाइम पे, एंड वो सस्टेन्ड अटैक चारों तरफ से है। अब आप देखिए सोनम वांगचुक है सर, उसका पता चला है कि भाई वो एक पाकिस्तानी आईएसआई के बंदे के साथ उसकी काफी बोलचाल थी, खुद पाकिस्तान गया हुआ है, बांग्लादेश गया हुआ है। तो यही है सर, ये जो भारत को हम पहले बोलते थे रोकना, अब रोकना नहीं है सर, अब एकदम भारत के चारों तरफ गड्ढे खोद के रखने हैं कि भारत कहीं आगे ना जा सके। अब उस बात पे आ चुकी है बात सर। अच्छा, जी ये सर। बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ प्रधानमंत्री को फ़ोन करते हैं, जन्मदिन की बधाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र, भारत को मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। वो प्यार पिछले कुछ दिनों से फूट-फूट के निकल भी रहा है कई तरफ से। हमारे पीयूष गोयल भी चले जाते हैं वार्ता करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में गेम क्या हो रहा है? गेम उनको कुछ नहीं है अगर सर। ये उनको अगर ये पता है कि भई पाकिस्तान से अगर आप गलबैयाँ डालोगे, जैसे सऊदी अरब ने डाली, सऊदी अरब से हमारा भी ट्रेड है, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं, इसके बावजूद ये सब हो रहा है, तो वो बात तो नहीं रही ना अब सऊदी अरब से। आप थोड़ा शक की दृष्टि से देखोगे ही देखोगे उसको। इसी तरह ट्रंप को क्या ये पता नहीं है कि भारत को ये सब पसंद नहीं आएगा? 3 महीने में 3 मुलाकातें। सर सऊदी अरब को तो आप शक की नज़र से नहीं देखोगे, बट ट्रंप को तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक जितना मेरे को समझ में आया है, और ये मेरा रीडिंग है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से सर पूरी बात पीछे हो रखी थी। यहाँ पर भारत में कोई सरप्राइज़ नहीं आया। भारत के स्टेटमेंट को भी देखिए, कोई सरप्राइज़ नहीं है। भारत की तरफ से कोई भी टेढ़ा-मेढ़ा रिएक्शन नहीं आया है कहीं से। सो मेरे को लगता नहीं है सर, भारत को पता नहीं था। मेरे को लगता है पूरी तरह से बताया था सऊदी ने कि साहब आपके लिए कुछ नहीं है ये। ये मेरे को भी थोड़ा-सा यहाँ पर करना है, आपको पता है मेरा पुराना प्लान है। जैसे मैंने आपके साथ कवर किया था पिछली बारी अपने हमारे लास्ट टॉक में, कि ये अभी का नहीं है सर, 2003-4 का एक इनका गेम चल रहा है। तो सऊदी के साथ तो सर मेरे को लगता नहीं है कि हमारा इतना वो रहेगा कि भैया हम थोड़ा रिज़र्व होके करेंगे या ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता। बट हाँ सर, अमेरिका देखिए, अमेरिका आपके पीछे पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको एक चीज़ दिखती है कि यार भारत एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि अगर इसको अभी अभी हमने नहीं रोका, सर आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इन लोगों ने इतने सैंक्शन वैंक्शन लगाने की कोशिश करी कि आप जानते हैं सर, जो अगस्त में एफडीआई 50 साल में सबसे ज्यादा थी। 50 साल में। आई मीन ये फिगर्स जब आते हैं, आप बंदा भी हिल जाता है कि यार ये क्या है। 50 साल तो ऑब्वियसली बहुत पुराना है, तो बहुत पुराने का तो कोई फायदा बनता नहीं, बट अगर आप रीसेंट मंथ में भी 4-5 साल में देखो, इट इज द हाईएस्ट। आप एक तरफ टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में भर भर के आ रही है, तो फिर उसका क्या वो बनता है? इनको भी पता है सर, भारत के अंदर एक बहुत बहुत दम है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने अपनी मिलिट्री पावर दिखा दी। अब लोग जो सुनेंगे वो बोलेंगे कि साहब नहीं नहीं, यहाँ पर तो कुछ होता नहीं है, एचएएल डिले करता है, ये करता है, वो करता है। वो सही है, उसमें कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हम परफेक्ट पहुंच गए, बहुत करना है हमको काम आगे। बट जिस जगह पे आप खड़े हुए हो, वो जगह एक एक बॉर्डर लाइन है सर। आपने जैसे वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करी, फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने जो वो गलती करी चाइना के साथ, वो दोबारा आपके साथ नहीं करना चाहता। तो वो बोलता है यार चाइना को तो मैं देख ही रहा हूं, इसको भी रोको साले को, ये पता नहीं कहां कहां जा रहा है। अब आप देखो सर, जयशंकर जी बैठे हुए हैं यूएन में। कहां पर है यूएन? अमेरिका में। अमेरिका में बैठ के मीटिंग किसके साथ करते हैं सर? ब्रिक्स के साथ। अब यहाँ पे भी तो मतलब आप भी तो जले पे नमक छिड़क रहे हो उसके। ठीक है? तो हमको भी पता है उसको नहीं पसंद आएगा। उसी उसी की धरती पे कर रहे हैं, उसी की हमको भी धरती। पता है, हमको भी पता है उसको नहीं पसंद आएगा। तो बस ठीक है यार, आपको आप करो जो हमको पसंद नहीं आता, हम करेंगे जो आपको नहीं पसंद आता, तो ठीक है। ऐसे कि आपको खेलना है तो खेलते रहें। देखिए सर, ये ना बचकानी हरकतें हैं। आपने और उसके बाद बोला ट्रेड डील के बारे में। सर ट्रेड डील में अगर आप देखें, पीयूष गोयल जी 2 दिन काट के आए वहां पर। उसके बाद स्टेटमेंट देखिए कि जी हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पे बात करी है हम बात करते रहेंगे।
इसका क्या मतलब है? आप यार यहाँ से 8,000 किलोमीटर दूर गए, 8, 10, 15,000 किलोमीटर दूर गए यहाँ से, ठीक है? वहाँ पर आपने 2 दिन काटे और वापस आके बोलते हो कि हम बात करेंगे तो फिर समझ नहीं आया मेरे को। दूसरा उसके नीचे वहाँ पर लिखा हुआ है क्या? और वो भी देखिए जलाने के लिए कि जी हम तो बड़े सारे बिज़नेस के लोगों से मिलके आए, बिज़नेस के लोग तो बड़े खुश हैं भारत से, उन्होंने जितने पैसे-वैसे बनाए हैं वो बड़े खुश हैं और वो तो बोल रहे हैं साहब हमको और भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मतलब सर ये बेसिकली आप दिखा रहे हो कि यार देखो तुमको बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब बोलोगे हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं बोल रहे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आखिर में सर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक गलती करी है। जी, जी। उसने गलती क्या करी सर, उसने रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के साथ एक साथ पंगे ले लिए। सही है। अब वो एक ही के साथ पंगे थोड़े भारी पड़ते हैं। अगर भारत के साथ अकेले ले लेता पंगे, चल ठीक है तो थोड़ा बहुत कुछ तो गेन कर लेता। अब तूने तीनों के साथ एक साथ कर लिया सर, फिर तीनों नहीं छोड़ेंगे तेरे को। ये इनको नहीं समझ में आ रहा सर। इनको ये लग रहा है कि भैया हम लात मारेंगे, घूंसे मारेंगे और हम सब बैठ जाएँगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा हमारे को। बट व्हेयरएज़ अगर आप देखें सर दुनिया पूरी बदल चुकी है इस टाइम पे। अगर अभी तक भारत पुराना भारत होता तो अभी तक बैठ चुके होते हम लोग। क्योंकि इतना अब मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है सर, मैं ये बड़ा इकोनॉमिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारी इतनी हालत ही नहीं होती कि हम कुछ कर पाते। आज वो नहीं है सर। हमारा परचेज़ मैनेजर्स इंडेक्स बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है अभी भी। बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपका मैन पावर बढ़ रहा है। नाउ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जी हमारे बाबू इतने खराब हैं, कभी कुछ करने नहीं देते ये वो। आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इन लोगों को कि सर देखिए ऐसा है आप बोलते हैं ना फ्रेजाइल 5 पे थे, बॉटम 5 कभी भी टूट सकते हो आप, उतनी हालत थी आपकी इकोनॉमी की 2013 में, 13-14 में और 2025 में आप टॉप 4 में हो। सर अगर बोलते हो अगर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं बदला, तो मुझे ये बताइए कि अगर ठीक है, अगर कुछ नहीं बदला तो वही ब्यूरोक्रेसी के साथ, वही सिस्टम के साथ आप ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए हो आगे। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ नहीं करा तो मोदी जी को कुछ नहीं करना चाहिए आगे। ऐसे ही चलने दो, बढ़िया है। बट ये बात गलत है, बहुत कुछ हुआ है सर। इकोसिस्टम्स चेंज हुए हैं, लॉज़ रिमूव हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी के को स्प्लिट किया गया है। जो पावर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज़ करी गई हैं, काफ़ी कुछ किया गया है। तो ये एक एक कहने की चीज़ें हैं सर ये तो अब अमेरिका को भी पता है, उसको दिख रहा है आपने जीएसटी रिफॉर्म करा, आपने ये करा। तो अगर आप उसके टारगेट देखिए, पहले उसने आईटी इंडस्ट्री को बोला कि भैया H1B मैं बंद कर रहा हूँ, तो आईटी इंडस्ट्री थोड़ी-सी हिल गई। फिर उसने अभी फार्मा को बोला है, वो थोड़ी-सी हिल गई। अभी कोई अगली पकड़ेगा, उसको बोलेगा वो भी थोड़ी हिल जाएगी। चाबहार, चाबहार। हाँ, अब वो चाबहार भी देख लो सर, अब चाबहार ऐसा है अब आज क्या है 27 है ना, 28-29 परसों उसका सैंक्शन आ रहा है। लेकिन कल शाम को तो हमने एड भेज दी वहाँ पर, ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान, बिल्कुल। वही चाबहार पोर्ट से। तो ये तो सर मैसेजिंग मैं तो बोल रहा था कि 26 है उसको भेजी थी, 28 को भेजनी चाहिए थी एक्चुअली ताकि आप बोल सको देख बेटा एक दिन पहले मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कल क्या करना क्या है तेरे को। तो ये मैसेजिंग चल रही है सर, वो भी मैसेजिंग कर रहे हैं आपकी तरफ, आप भी मैसेजिंग कर रहे हो आपकी तरफ उनकी तरफ। लेकिन चक्कर ये है सर आपकी मैसेजिंग उनकी तरफ में उनको भी फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी में हमको जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, वो थोड़ा हमको देखना है। उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है सर, चाहें तो कभी बात कर सकते हैं उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने जितनी तरह से स्कीम्स निकाली हैं जो एक्सपोर्ट डाइवर्जन स्कीम्स और ये सब चीज़ें निकाली हैं उसके हिसाब से तो सर थिंग्स अभी थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ लग रहा है बट ये इनका ये जो हमला है वो रुकेगा नहीं सर, ये चलता रहेगा। और ये शेख चिल्ली ने जो भाषण दिया है यूएन में, जिसको अचानक पता लगा कि 7 विमान गिरा दिए और अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग जगहों पर, ये कभी 4 कभी 5 बता चुके हैं और अब 7 बता रहे हैं। सर हर महीने एक-एक बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, बच्चे हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इन चीज़ों तो में छोड़ दो। हमारी हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी है यूएन में, हमारे मिशन की,
पेटल गहलोत ने, उसने तो कहा कि भाई अगर बर्बाद रनवे और जले हुए हैंगर आपको जीत लगते हैं तो आप एंजॉय करो इनको। मतलब मैं सही में बता रहा हूँ सर, ये कोई पाकिस्तानी वहां बैठा होता ना, उसको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती इसके बाद उसने ऐसा मारा इनको। देखिए सर, ये तो मजाक था। कुछ ऐसे हिस्से हैं उनकी स्पीच की जो मैं आपको सुनाऊंगा, आप बोलोगे यार ये काम मिस हो गए। एक हिस्से में शहबाज शरीफ ने बोला कि साहब अगर हम टेररिस्ट से ना लड़ रहे होते पाकिस्तान में तो ये टेररिस्ट न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में घूम रहे होते। और लंदन में। हाँ, तो क्या शहबाज शरीफ ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है? हाँ, मतलब बिल्कुल एकदम दिवालियापन है। ये आप कह रहे हो कि हमारे मदरसों से ही टेररिस्ट निकलते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है और हमने किसी तरह रोका हुआ है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, हम मर रहे हैं पर उनको रोके हुए हैं। हाँ, तो आप बता दो ना सर, मतलब आप तो ओपनली बोल रहे हो आप एक टेररिस्ट कंट्री हो, तो और क्या चाहिए भैया मुझे? आप टेररिस्ट कंट्री हो, ये तो उनका प्राइम मिनिस्टर है, खुले में बोल रहा है। दूसरा सर कहता है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारा सीज फायर कराया। ठीक है, फैंटास्टिक, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारा सीज फायर करा दिया, बट इनकी आर्मी तो नहीं मानती। आर्मी तो बोलती है भैया हमने भारत को तोड़ दिया और भारत के पास लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हमने 6-7 रफाइल गिरा दिए, 6-7 सुखोई गिरा दिए, 25-30-28 एयरफील्ड में हमारे अटैक कर दिया था इन्होंने, तो भारत के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमारी तरफ से तो किसी की मांग नहीं थी। हमने बोला भैया हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम तब तक ठोकेंगे जब तक ये हमको नहीं बोलेंगे बस बहुत बहुत हो गया। हमारा स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था। अब उसमें आपको ये दिखा रहा है कि भाई इनकी इतनी हालत खराब थी कि ये खुद जाके वहां पर, तो सर ये इन्होंने जितना नैरेटिव अपने लिए बनाया था वो पूरा खराब। ऊपर से हिंदुत्व हिंदुत्व, एक तो इसको हिंदुत्व नहीं बोलना आ रहा था। हाँ हाँ। ठीक है, आप देखिए हिंदू तव, हिंदू तव, उसको हिंदुत्व नहीं बोलना आ रहा था। तो सर इनकी, ऐसे लोगों की क्या आप वो चीज कर सकते हो? चलिए अगर आप बोलते हो तो सर ओमकार जी, अगर आप बोलोगे, हाँ अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको कुछ एक छुपी हुई चीज बताऊंगा। अगर नहीं बोलते हो चले आगे जी बाद में बात कर लेंगे, तो चलो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये एक और जगह पकड़े गए हैं बाय द वे। तो चलो अगर आप बोलते हो तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, अगर, क्योंकि ये सुन के तो आप भी उड़ जाओगे कि यार ये क्या है। और आपको इन्हीं के इशाक डार ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं कराई, भारत ने तो साफ कर दिया था कि हम किसी तीसरे की दखलंदाजी कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इनकी लीडरशिप में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज ही नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सर एक ब्रिगेडियर ने एक जगह स्पीच लिखी, दूसरे ब्रिगेडियर ने दूसरी जगह स्पीच लिखी, तो बात वही है। दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, एक ने उधर लिख दिया, एक ने उधर लिख दिया। देखिए सर ये लोग नॉन सीरियस लोग हैं एक्चुअली। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, अगर आप देखें मेहदी हसन करके एक जो इनका जिहादी है, ठीक है, वो जो अल जजीरा में होता था, मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ से इंटरव्यू करा, जहां पर उसने पूछा कि साहब इमरान खान को तो आपने जेल में डाल रखा है। हाँ जी, तो किसके लिए डाल रखा है? उसका जवाब क्या था सर? मैं खुद 6 महीने जेल में था। अरे भाई तू खुद तो था, ठीक है, तूने इसको क्यों डाल रखा है? कहता नहीं नहीं वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। कहता यार ये बता, आसिम मुनीर आपकी कंट्री में आर्मी तो बहुत पावरफुल है। कहता है हाँ है। मतलब आर्मी आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहता है यार अमेरिका में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो किसी भी जर्नल को निकाल के बाहर फेंक सकता है, क्या आप कर सकते हो? नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है। सर इन लोगों को मौका क्यों देते हैं ये बोलने के लिए? आप एक डिप्लोमेट को कुछ रटा पटा के भेज दो वहां पर और वो करा दो। अगर मेरे जैसा कोई पाकिस्तान में होता तो मैं तो इनको कभी गधों को पास भी नहीं जाने देता वहां। जिस तरह से ये कल बात कर रहा था वहां पर, डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन ऑफ पीस, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। क्योंकि ये सर लंबी सी जुबान लेके गए थे सबको चाटने के लिए और कुछ नहीं। और
इन्होंने जो स्पीचें दी हैं और जो इंटरव्यूज दिए हैं, ऑनेस्टली अगर ये नहीं देते वहां पर तो इनके लिए बेटर रहता। इन्होंने एक तो इसकी स्पीच बेवकूफी वाली थी, अब उसमें भी देखिए सर, हमारी एक जूनियर लेवल की सेक्रेटरी ने उठा के इसको पटका मारा बड़ा जोर से। अब राइट ऑफ रिप्लाई आज शाम को आएगा जी जयशंकर साहब का स्पीच, उसके अंदर वो उड़ाएंगे। अब आपको पता ही है जयशंकर जी जब मूड में आते हैं 15 मिनट में वो 15 साल की भड़स निकाल देते हैं बाहर, डिस्ट्रॉय ये करेंगे। अब बीच में आया अर्दवान जी, कश्मीर में ये वो, सर भारत ने उसका जवाब तक नहीं दिया। आई मीन इसमें क्या है, तुम्हारी औकात ही नहीं बची। कैसी औकात है? तुम सोचते हो कि भैया हम उससे भी बुलवा लेंगे, उससे भी बुलवा लेंगे और एकदम वो थोड़ा भारत को चिढ़वा लेंगे। कुछ नहीं हुआ। अगर अर्दवान उठ के 3 बारी कश्मीर कर भी लेता है तो क्या फर्क पड़ता है हमको। लेकिन अर्दवान को एक चीज भूल गई है, जब वो कश्मीर कश्मीर कर रहा था हमारी नेवी की शिप उसके कोस्ट के वहां पर थी। कहां पर? ग्रीस में, है कि नहीं? तो आप कश्मीर कश्मीर करते रहिए, लेकिन खिड़की खोल के देख लीजिएगा बाहर कौन खड़ा है। बिल्कुल। तो ये सर मंडियां हैं, हीरा मंडी है, पन्ना मंडी है, ऑटो मंडी है। जो हीरा मंडी और ऑटो मंडी अपना रास्ता बेच रहे हैं अमेरिका को सेंट्रल एशिया जाने के लिए, पन्ना मंडी अपना रास्ता अपनी तरफ से अपना झुके खड़ी हुई है कि भैया मेरे पीठ के ऊपर से चल के आप म्यांमार में घुसो। तो सर जब तक ये हो रहा है तो तब तक तो ये सिर के ताज रहेंगे। जहां पर होगा वो टिश्यू पेपर की तरह, यूज टिश्यू पेपर की तरह होता है ना, जब वैसे फेंक देते हो आप, वैसे इनका फेंका जाएगा और कुछ नहीं। आदि जी, आखिर में जरा इस पॉइंट पर रोशनी डालिए। वो तो घोड़े दौड़ाने में कोई कसर बाकी छोड़ नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत ने उसकी नाक के नीचे ब्रिक्स देशों की बैठक की है। क्या मैसेज है ये? और इस बीच एक खबर और चल रही है कि अगर भारत को अस्थाई सदस्यता नहीं मिलती है तो ये ब्रिक्स का जो मंच है ये ही इनिशिएट करेगा आगे जाकर के। और बहुत संभव है, क्योंकि यूएन महासचिव भी इस बात की तायद तो कर चुका है कि भाई भारत की तो दावेदारी बनती है। तो आगे क्या कोई बड़ा डेवलपमेंट भी हो सकता है? सर बड़ा डेवलपमेंट तो नहीं होगा, ये मैसेजिंग पे चलता रहेगा। क्योंकि मेरे को लगता नहीं है सर आप कहीं पे कोई स्टेप लेना चाहेंगे जहां पर आप किसी चीज को एस्केलेट करना चाहें। मेरे को नहीं लगता आप ये कुछ करेंगे, क्योंकि आपको रखना है कि भैया आप करते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे। आपका ये नैरेटिव है और आप आई थिंक उसके ऊपर जमे रहोगे। आप ना एस्केलेट करना चाहते हो, ना कुछ इधर उधर करना चाहते हो, ताकि फालतू में कोई आपके हाथ से कोई गलती ना हो। देखिए सर दूसरा चीज इसमें आपको समझना है, जो इस टाइम पे, मैं विक्टिमहुड तो नहीं बोलूंगा इसको, बट इस टाइम पे जो आपके पास एक सपोर्ट है दुनिया में, क्योंकि आप इस चीज से लड़ रहे हो, अगर आप कोई गलती करोगे तो वो सपोर्ट निकल जाएगी सर। तो इस टाइम पे कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जहां पर आप कोई किसी सप्लाई चेन को तंग करोगे या ऐसा कुछ चीज करोगे, क्योंकि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो भाई साहब, हम ट्रस्टवर्दी हैं, हम ऐसे ये बेवकूफी वाले काम करते नहीं। ब्रिक्स का मीटिंग वहां पर करना इज अ एक्सट्रीम क्लियर मैसेज। क्योंकि अगर आप देखिए जो 3 कंट्रीज हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है, ब्राजील तो खैर वहां पर वो ठोक ही रहा है उसको, रशिया, इंडिया, चाइना। अभी चाइना के साथ थोड़ा मक्खन मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मिलना है, वो अभी शी जिनपिंग को कहां पर, वो एशिया पैसिफिक समिट है उसमें मिलना है उसको अक्टूबर के एंड में, तो वो थोड़ी सी मक्खनबाजी कर रहा है उसके साथ। बट रशिया के साथ देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इट्स अ डेड कंट्री, बीट आर्मी, 1 हफ्ते की बात है क्या, यूक्रेन मारो मारो, मॉस्को पहुंच जाओ। आपके साथ भी यही कर रहा है वो। उसको पता है सर ये 3-4 इकट्ठे हो गए तो ये गया, इसका डॉलर गया, इसका जो हेजेमनी है वो गई, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर आएगा जो ये झेल नहीं पाएगा। खेल खत्म हो उसको जाएगा। खेल खत्म हो जाएगा। उसको ये चीज समझ में आ रही है, तो तभी आपको दिखता है कि ये जल्दी में है। जो अगला उसको चीज करनी है उसको बड़ी जल्दी पड़ी है कि यार फटाफट फटाफट करो यार, नहीं तो भैंस क्या निकल जाएगा हाथ से। और एक बार ये हाथ से निकल गया फिर लाना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि पिछली बार ये जब ये लेके आए थे सर, ये वर्ल्ड वॉर के बाद लेके आए थे। अब क्या दुनिया से लड़ेंगे जाके ये? वो नहीं कर सकते। तो जो मैसेजिंग आपकी तरफ से है, आप कोई प्रोवोकेशन तो नहीं कर रहे सर, बट आप पीछे भी नहीं हट रहे हो। चाइना ने जो एक रास्ता अपनाया प्रोवोकेशन करने का, देखिए सर आज के जमाने में ना प्रोवोकेशन करना इज नॉट अबाउट द गट्स टू डू इट, बट चाइना ने गलती करी है। चाइना ने क्या गलती करी सर? चाइना ने उठा के रेयर अर्थ के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब उससे हुआ क्या सर? पूरी दुनिया में सबने बोला यार रेयर अर्थ पे सैंक्शन लग सकते हैं, वो यार अपने आप ढूंढो। हर कोई भाग रहा है इधर उधर अपनी अपनी सप्लाईज करने के लिए। आपने अभी पेरू के साथ एग्रीमेंट किया है, आपने ब्राजील के साथ एग्रीमेंट किया, अर्जेंटीना के साथ किया, म्यांमार के साथ आप बात कर रहे हो, अपना भी आप यहाँ पर नेशनल मिनरल्स बिल निकाल रहे हो, तो काफी कुछ आपने शुरू कर दिया जो पहले नहीं हो रहा था। तो सर जो ये सैंक्शन होते हैं और जो ये यूनिलैटरल एक्शन लोग लेते हैं कि भाई हम इसको ठोक देंगे, हमारी पूरी ये है वो है, उससे गेम ही खराब होता है सर और कुछ नहीं होता। और वो कंट्री को एक शॉर्ट टर्म गेम मिलता है। वो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये चीज हमने अमेरिकन सैंक्शंस के साथ देखी है, जहां पर रशिया पे इतने सारे सैंक्शन लगाए एंड रशिया बेसिकली ग्रो करा उसके बाद। इंडिया पे लगाए और इंडिया चमक रहा है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। सैंक्शन वाला गेम नहीं चलता सर, ये बेवकूफी है, बट जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी जुड़ने के लिए, थैंक यू बहुत सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।